Audio Jungle. Assalamualaikum my dear students, I hope all of you are good and safe at your home. Today we will start the next chapter, that is chapter number 6, and today's the topic is properties of transition elements and their general properties of transition element, which include binding energy, melting point, boiling point, covalent radius and paramagnetic character. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our topic. सबसे पहले हम जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है इंट्रांजिएंट होती है बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट इन बिटवीन लोकेटेड होते हैं। एक साइड पे एस होता है, दूसरी साइड पे पी होता है, और एस जो होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और पी वाले जो है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास दो ब्लॉक आ जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सीरीज शो हो रही है SCTI VCr मैंगनीज MnFeCO NaCu Zn YZr NbMo TCRuRh PDAg CD and these are the transition elements। यहाँ पे हम इसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की स्टडी कर लेते हैं कि आपने पहले इसको जो है वो लर्न कर लेना है। SCTI VCr MnFeCO NaCu Zn, इसे आपने तरतीब से अच्छे से याद कर लेना है ताकि आपको आसानी से अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप हो सके। और यहाँ से एटॉमिक नंबर 21, 22, 23 ऑनवर्ड 30 तक इसे राइट कर लेने हैं। फिर हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है आपको लिखनी आती होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 एंड 3d1। इसमें D1 D2 D3, लेकिन देखें क्रोमियम के अंदर D4 आना चाहिए था, लेकिन इसमें देखें S से एक इलेक्ट्रॉन D के अंदर प्रमोट हो जाता है जिसकी वजह से D5 हो जाता है और S1 हो जाता है। हमें पता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंप्लीटली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है S से D में ताकि स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो सके। देन D5 6 7 8, अब यहाँ पे लास्ट पे देखिए D10 है, तो कॉपर में भी सेम केस होता है कि एक इलेक्ट्रॉन S में से D में जंप कर जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे D10 हो जाता है। तो ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी जिससे हम इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब आज हम इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सारी जो है ये मेटल्स होती हैं मोस्टली, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंडस्ट्री के अंदर, जैसे टाइटेनियम, आयरन, क्रोमियम, निकल, कॉपर, मोलिब्डेनियम, टंगस्टन, जिरकोनियम, थेलियम। इन सब को हम अपनी डेली लाइफ में एक्सेसिवली यूज़ करते हैं। और ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग मेटल्स होती हैं, जैसे कि आपने कहा गोल्ड बहुत सॉफ्ट मेटल है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट नहीं है, हार्ड मेटल्स होती हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये गुड कंडक्टर होती है, मेटल है तो गुड कंडक्टर होगी हीट और इलेक्ट्रिसिटी की ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा ये अलॉय बनाती है। अलॉय क्या होता है? हमारे पास कि एक मेटल दूसरी मेटल के साथ जो कंबाइन करती है तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट वन इज़ द अलॉय। लेकिन इसमें ये होता है कि ये फिक्स्ड जो है वो स्टेशियोमेट्री कैलकुलेशंस के जरूर ये कंबाइन नहीं करती, बल्कि खुद ही जो है वो एक मेटल जितनी मर्जी हो दूसरी उसके साथ कंबाइन प्रेजेंट है तो दैट वन इज़ द अलॉय। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो ब्रॉन्ज, अब आपको पता नहीं होगा मिंद्र में जो घड़ियाँ वगैरह वो सॉरी घंटियाँ लगी होती हैं दैट वन इज़ अ ब्रॉन्ज। या फिर आपने यूनिफॉर्म पे बैजेस वगैरह जो लगे होते हैं फौजियों के दैट वन इज़ द ब्रॉन्ज। तो इसके अलावा इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। डी ब्लॉक के एलिमेंट सारे ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, कुछ ही एलिमेंट्स जो नहीं देते लेकिन सब ज़्यादातर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ दैट के ये आयनिक कंपाउंड में हो तो कोई ना कोई स्टेट में ये एक कलर देती है, कोई ना कोई मतलब कलर एग्जिस्ट करेगी। दैट फर्स्ट वन इज़ द बाइंडिंग एनर्जी। अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स को देखें तो ये इनकी जो है टफ होती है, मैलिएबल हैं, डक्टाइल हैं। इसके अंदर देखिए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ एस ही नहीं बल्कि डी ब्लॉक भी जो है वो पार्टिसिपेट करता है। अब यहाँ पे देखें आप कन्फिग्रेशन की बेस पे कि इसके अंदर एस और डी दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे जो है आपको डी की कन्फिग्रेशन शो हो रही है। अब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होंगे, देखिए यहाँ पे है कि S3 पॉजिटिव है, इट मीन्स दैट कि हमने क्या किया 3 पॉजिटिव था। यहाँ पे ऊपर दोबारा से चलते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें हम वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेस पे। ये देखें यहाँ पे
2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर ये Sc3 पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसके तीनों इलेक्ट्रॉन ये रिमूव हो जाएंगे। 3 पॉजिटिव में अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो इसके तीनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। देखिए Sc3 पॉजिटिव में ये एग्जिस्ट करता है तो इसके तीनों इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या करना पड़ेंगे, रिमूव करने पड़ेंगे। ये तीनों रिमूव हो जाएंगे तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, 0 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इसी तरह Ti पॉजिटिव में से 2 और 2 कितने हो गए 4। अगर आप इसमें से जो है वो 3 रिमूव कर देते हैं, -3 कर दें तो पीछे 1 रह जाएगा, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रह जाएगा। तो जितने हमारे पास पीछे इलेक्ट्रॉन्स बचते जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, उतना ही ये क्या होगा, उसकी जितने इलेक्ट्रॉन्स बचे उतनी ही इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। तो फर्स्टली जो है ये हमारे पास जो है वो ScTiVCr यहाँ तक ये इंक्रीज होती है, फिर फर्दर जो है वो लास्ट पे जाके डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ पे मैंगनीज तक देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, लेकिन आयरन कोपर निकल आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक पे पेयरिंग होना शुरू हो गई है। अब ये वाले पार्टिसिपेट करेंगे तो देखिए बाइंडिंग स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। तो यहाँ पे हमने स्टडी किया कि जो विनेडियम तक जो है वो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, मैंगनीज की सबसे कम होती है, और फिर देन फर्दर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये थे इसके बाइंडिंग एनर्जी, जो कि बाइंडिंग एनर्जी 5th और 6th तक इंक्रीज होती है, देन फर्दर डिक्रीज होती है। तो हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। मेटालिक करैक्टर अब हम स्टडी कर लेते हैं। अब इनके अंदर क्या होते हैं, S के इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, D के इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इसकी वजह से ये कंडक्टर होती है। यहाँ पे आप इसके मेटालिक प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की जहाँ तक बात की जाए तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इनके S ब्लॉक से ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वैलेंस और कोवलेंट बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं लेफ्ट टू राइट। कहाँ तक इंक्रीज होते हैं? मैंगनीज तक, यानी कि 5th तक इंक्रीज होते हैं। देन फर्दर जो है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखें कि जो मैंगनीज है उसका बॉइलिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो बाइंड भी कम करता है। जब बाइंड कम करेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी एक्सेप्शनली हमारे पास लो होंगे। यहाँ पे आप ग्राफ भी देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का और मेल्टिंग पॉइंट का है, तो मैंगनीज सबसे नीचे प्रेजेंट है। ये क्यों प्रेजेंट है? D5 है, वो बाइंडिंग एनर्जी इसकी कम होती है, स्टेबल जी ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये प्रेफर नहीं करता कि बाइंड करे, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। ये यहाँ पे हम मेटालिक करैक्टर को देख लेते हैं कि सारी मेटल्स होती हैं, कंडक्टर होती हैं, हीट की, इलेक्ट्रिसिटी की। सिर्फ मर्करी लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी सारे सॉलिड्स में होते हैं। दैट वन इज़ द स्कैंडियम Sc। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनकी मैंने डायग्राम जो है वो आपको शो करवाई है। Sc देख लें, यहाँ पे ये स्कैंडियम है। दैट वन इज़ द टाइटेनियम, Ti विनेडियम, V क्रोमियम, एंड नेक्स्ट इज मैंगनीज। यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत सा है जे, गोल्डन सा कलर इसका। दैट वन इज द आयरन। नेक्स्ट इज कोबाल्ट, ये निकल है, ये कॉपर है, और ये जिंक है। दैट वन इज सिल्वर, सिल्वर तो आपने देखा होगा। दिस वन इज प्लैटिनम, दिस वन इज गोल्ड, दिस वन इज मर्करी। अब हम बात कर लेते हैं इनके एटॉमिक साइज की। अगर हम साइज देखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स का तो डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज विदाउट द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं करते, इस वजह से इनका एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे हम कुछ स्टडी कर लेते हैं इनके रेडियस की, कोवलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस की। तो क्योंकि इनके अंदर सबसे पहले देखें कि रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कि कैल्शियम से जो है स्कैंडियम, देन टाइटेनियम और विनेडियम, तब फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर फर्दर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो पहले यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, और लेकिन जहाँ पे देखें कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फिल होना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शुरू हो जाती है, साइज जो है वो फर्दर इंक्रीज होता है। अदरवाइज जनरल ट्रेंड यही होता है कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। अब नेक्स्ट है जो वो हमारे पास है पैरामैग्नेटिक करैक्टर। पैरामैग्नेटिक करैक्टर क्या होता है
अगर कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइटली वीकली अट्रैक्टेड हो जाता है, दैट वन इज अ पैरामैग्नेटिक करैक्टर। जिस तरह कि आपने देखा होगा जितनी भी आयरन हमारे पास कॉपर है, आयरन है, ये सारी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जिस सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अगर वो वीकली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेट से, दैट वन इज अ डायमैग्नेटिक करैक्टर। अब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो उतना ही पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो करेगा। तो आप देखें Sc3 पॉजिटिव था क्योंकि डी में से निकल जाएगा। डी में 1 था, इसके अंदर डी में जो है 2 थे, 3 थे, 4, 5 एंड सो ऑन, और इसी तरह हमने उसके रिमूव कर दिए जैसे मैंने आपको फर्स्ट में करके दिखाया था। तो सेम इसके अंदर भी Sc3 पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सेम 1, 2, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम एक शेल के अंदर जो है वो इससे ऑपोजिट स्पिन के साथ फिल करते हैं। हम देखिए कि हमने क्वांटम नंबर में पढ़े थे कि आपके पास सपोज के 5 इलेक्ट्रॉन्स है और आपने पी के अंदर फिल करनी है। पी एक्स होगा, पी वाई होगा और पी जी। 3 ऑर्बिटल्स हो गए, पहले हम एक एक डालेंगे, 1, 2, 3 एंड देन 4 एंड देन 5। अब इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, अपने ही एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है। तो इस तरह अब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये जो हमने इस स्पिन से शो किया, दैट वन स्पिन इज द एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी इसकी जो है ये वाली हमारे पास क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब देखें कि ये इलेक्ट्रॉन जो था, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमने एक के अंदर रखे, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखें कि इसमें हमारे पास पेयर नहीं है तो यहाँ पे इफेक्ट कैंसिल नहीं होगा। इसी तरह जब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो पैरामैग्नेटिक करैक्टर इंक्रीज होगा। वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो मैंगनीज और आयरन के अंदर जो है वो 5 एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मैक्सिमम जो है MnFe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव के अंदर पाए जाते हैं और ये पैरामैग्नेटिक करैक्टर इनके अंदर मैक्सिमम होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आ गया। कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का जो है वो थंब आपको शो रहा होगा, उस पर प्रेस कर दिया करें ताकि मुझे भी जो है वो मोटिवेशन मिले और इस तरह मैं आपको आगे भी लेक्चर्स देती रहूँ। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा ना लगे तो आई वांट टू से सॉरी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।